Good morning, students. Today we shall discuss chapter number 2 of history, Socialism in Europe and the Russian Revolution. This chapter is of 9th class history book. The name of the chapter is Socialism in Europe and the Russian Revolution. Students, in your first chapter, as we have discussed about French Revolution क्यों हुआ, how it occurred and what are the causes behind that. Now we shall discuss about socialism in Europe and the Russian Revolution. यूरोप में समाजवाद क्या था ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और साथ के साथ जैसे लेसन नंबर 1 में आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा था, इसमें लेसन नंबर 2 में आप रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे और साथ के साथ सोशलिज्म क्या था, सोशलिज्म के क्या क्या इम्पैक्ट्स पड़े थे सोसाइटी पर, वो उन सारी चीज़ों के बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे. स्टूडेंट्स, आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट्स में इंक्लूडिंग यूरोप एंड एशिया, जिसमें कि यूरोप और एशिया दोनों इंक्लूड थे, न्यू आइडियाज़ अबाउट इंडिविजुअल राइट्स, नए विचार लोगों में अपने व्यक्तिगत अधिकारों को लेकर, एंड हु कंट्रोल्ड सोशल पावर बिगेन टू बी डिस्कस्ड. और ये चीज़ें कि सामाजिक जो पावर है वो किसको कंट्रोल में लेनी चाहिए, ये सारी चीज़ें डिस्कस होने लगी. दिस लेड टू द एमर्जेंस ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप, जिसकी वजह से यूरोप में समाजवाद का उदय हुआ, एंड द रशियन रिवॉल्यूशन, और साथ के साथ रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में कि रशियन रिवॉल्यूशन क्या था. वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस इन दिस चैप्टर. दिस चैप्टर हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द सर्कमस्टेंसेस एंड द इफ़ेक्ट्स ऑफ दीज चेंजेस. और ये चैप्टर हमारी मदद करेगा ये समझने में क्या, द सर्कमस्टेंसेस, उन परिस्थितियों को समझने में, एंड द इफ़ेक्ट्स ऑफ दिस चेंजेस, और इस वजह से जो चेंजेस आए थे उनके क्या क्या प्रभाव पड़े, इन चेंजेस की वजह से, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो स्टूडेंट्स, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है द एज ऑफ सोशल चेंज. ऐसा युग जिस समय सोशल चेंज यानी सामाजिक परिवर्तन देखने को मिला था. शैल वी स्टार्ट स्टूडेंट्स? यस. In the previous chapter, you read about the powerful ideas of freedom and equality that circulated in Europe after the French Revolution. पिछले चैप्टर में आपने, as I have discussed earlier, कि पिछले चैप्टर में आपने उन पावरफुल आइडियाज़, विचारों के बारे में पढ़ा, वो विचार जो कि फ्रीडम और इक्वालिटी को लेकर थे. कौन से विचार स्टूडेंट्स? फ्रीडम और इक्वालिटी को लेकर थे. डेट सर्कुलेटेड इन यूरोप आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद पूरे यूरोप में क्या हो गए? सर्कुलेट हो गए. द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ओपनड अप द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग अ ड्रामेटिक चेंज. फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने कहीं ना कहीं वो पॉसिबिलिटी, वो संभावना खोल दी ऑफ क्रिएटिंग अ ड्रामेटिक चेंज, की जो एकदम से सडन एक चेंज आया था, एक बड़ा चेंज आया था, बड़ा परिवर्तन आया था इन द वे इन विच सोसाइटी वॉज स्ट्रक्चर्ड. किस चीज़ में परिवर्तन आया था कि समाज की संरचना कैसे बनाई जानी चाहिए, सोसाइटी को कैसे स्ट्रक्चर्ड किया जाना चाहिए, ये सारी सोच, ये सारी विचारधारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद लोगों में एकदम से देखने को मिली. तो इसलिए द लाइन एज वी हैव डिस्कस कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने उन सारी संभावनाओं के लिए रास्ते खोल दिए जिनमें कि नए चेंजेस किए जाएं. किन में? कि सोसाइटी को कैसे रीस्ट्रक्चर किया जाए, सोसाइटी में कौन कौन से चेंजेस किए जाएं. एज यू हैव रेड, जैसा आपने पढ़ा था, बिफोर द 18th सेंचुरी से पहले सोसाइटी वॉज ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू एस्टेट्स. सोसाइटी किन चीज़ों में डिवाइड थी? एस्टेट्स में डिवाइड थी स्टूडेंट्स, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं एस्टेट्स के बारे में कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में सोसाइटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था. फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट और थर्ड एस्टेट. तो ये जो एस्टेट्स थे बेटे, जिनमें कि फर्स्ट एस्टेट में क्लर्जी आते थे, सेकंड एस्टेट में नोबल वर्ग के लोग थे, और थर्ड एस्टेट में बहुत सारे लोग थे लाइक बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स,
peasants, artisans, small peasants, landless labor, servants, these all come under third estate. तो जैसा हम पढ़ चुके हैं कि सोसाइटी को डिवाइड कर दिया गया था 18th सेंचुरी से पहले ही सोसाइटी एस्टेट्स में डिवाइड थी एंड ऑर्डर्स कुछ क्रम में डिवीज़न था सोसाइटी का एंड इट वाज द एरिस्टोक्रेसी एंड चर्च विच कंट्रोल इकोनॉमिक एंड सोशल पावर, जिसमें कि चर्च या फिर हम कह सकते हैं एरिस्टोक्रेसी जिन्होंने कि आर्थिक और सामाजिक पावर को अपने कंट्रोल में ले रखा था। सडनली अचानक से आफ्टर द रिवॉल्यूशन सीम्ड पॉसिबल टू चेंज दिस, अचानक से रिवॉल्यूशन के बाद ऐसा संभव लगने लगा कि ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, परिवर्तित हो जाएंगी इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग यूरोप एंड एशिया। वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट्स में जिनमें कि यूरोप और एशिया भी इंक्लूड हैं। न्यू आइडियाज़ अबाउट इंडिविजुअल राइट्स, नए नए विचार व्यक्तिगत अधिकारों को लेकर एंड हु कंट्रोल सोशल पावर, और साथ के साथ कौन सामाजिक जो पावर्स हैं उनको नियंत्रित करेगा, बिगिन टू बी डिस्कस्ड। इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन स्टूडेंट्स होना शुरू हो गया। इन इंडिया में राजा राम मोहन रॉय एंड डिरोजियो टॉक्ड ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। राजा राम मोहन रॉय और डिरोजियो ने महत्वता को समझा फ्रेंच रिवॉल्यूशन की एंड मैनी अदर्स डिबेटेड द आइडियाज़ ऑफ पोस्ट रिवॉल्यूशनरी यूरोप, और बहुत सारे लोगों ने उस विचारधारा पर डिस्कशन किया कि पोस्ट रिवॉल्यूशनरी यूरोप की क्रांति के बाद का जो यूरोप है वो कैसा होगा। द डेवलपमेंट्स इन द कॉलोनीज इन टर्न रीशेप्ड द आइडियाज़ ऑफ सोशल चेंज। कॉलोनीज़ का जो विकास हुआ इन टर्न, उसके बदले में अब क्या होना था, रीशेप्ड द आइडियाज़ ऑफ सोशल चेंज। सामाजिक परिवर्तनों के जो विचारधारा थी उसमें उसको दोबारा से आकार देना था। नाउ एवरीवन इन यूरोप, अब यूरोप में हर कोई however wanted a complete transformation in society, हालांकि हर कोई यूरोप में समाज में पूरी तरह से चेंज चाहता था। Responses varied from those who accepted that some change was necessary but wished for a gradual shift। केवल उन लोगों की विचारधारा थोड़ी सी डिफरेंट थी। रिस्पॉन्सेज वेरिड, थोड़ी सी डिफरेंट किन लोगों की विचारधारा थी स्टूडेंट्स, हु एक्सेप्टेड, जो ये स्वीकारते थे डेट सम चेंज वॉज नेसेसरी, कि कुछ चेंज होने तो ज़रूरी तो हैं, बट विश्ड फॉर अ ग्रेजुअल शिफ्ट, लेकिन वो हमेशा इस बात की इच्छा रखते थे कि चेंजेस हों लेकिन बहुत धीरे धीरे होने चाहिए। टू दोज हु वांटेड टू रीस्ट्रक्चर सोसाइटी रेडिकली, यानी जो लोग तुरंत सोसाइटी को रीस्ट्रक्चर करना चाहते थे उन लोगों की विचारधाराएं थोड़ी सी अलग थीं, जो कि समाज में परिवर्तन तो चाहते थे लेकिन वो परिवर्तन धीरे धीरे होना चाहिए। सम वर कंजर्वेटिव्स, कुछ लोग उनमें से कंजर्वेटिव्स थे, अदर्स वर लिबरल्स, कुछ लोग लिबरल्स थे, एंड सम वर रेडिकल्स, और कुछ स्टूडेंट्स कौन थे, रेडिकल्स थे। तो ये तीन तरह के सोशलिस्ट थे बेटा, जो कि सोसाइटी को रीस्ट्रक्चर करने के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। अब इन सभी की अलग अलग विचारधाराएं थी। what did these terms really mean in the context of time? इन वर्ड्स का क्या मतलब है अगर हम समय के आधार पर देखें, समय के ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग देखें। व्हाट सेपरेटेड दीज स्ट्रेंड्स ऑफ पॉलिटिक्स एंड व्हाट लिंक्ड दैम टुगेदर, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो राजनीति की इन धाराओं को में फ़र्क करती हैं, एंड व्हाट लिंक्ड दैम टुगेदर, और कौन सी वो चीज़ें हैं जो कि इनको एक साथ लेकर आती हैं। वी मस्ट रिमेंबर दैट दीज टर्म्स डू नॉट मीन द सेम थिंग इन ऑल कॉन्टेक्स्ट और एट ऑल टाइम्स। हमको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि इस तरह के जो वर्ड्स हैं, जो टर्म्स हैं, उनका मतलब ये नहीं होता कि एक ही जैसी चीज़ हर संदर्भ में जीवन के और हर समय में हर चीज़ का एक ही मीनिंग होगा। ये सोचना गलत है। वी विल लुक ब्रीफली एट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल ट्रेडिशंस ऑफ द 19th सेंचुरी। अगर हम संक्षिप्त में देखें स्टूडेंट्स, तो हम कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक परंपराओं के बारे में देखेंगे जो कि 19th सेंचुरी की थी, एंड सी हाउ दे इन्फ्लुएंस्ड चेंज, और ये भी देखेंगे कि किस तरीके से उन्होंने परिवर्तन को प्रभावित किया। देन वी विल फोकस ऑन वन हिस्टोरिकल इवेंट, फिर हम एक ऐतिहासिक घटना के बारे में डिस्कशन करेंगे इन विच देयर वॉज एन अटेम्प्ट एट द रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी, जिसमें कि हम एक ऐसे कार्य के बारे में, एक ऐसी ऐतिहासिक घटना के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसमें कि एक प्रयास किया गया था
रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सोसाइटी को उग्र तौर पर री इस्टेब्लिश करने का प्रयास किया गया था थ्रू द रिवॉल्यूशन इन रशिया के रिवॉल्यूशन के दौरान सोशलिज्म बिकेम वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड पावरफुल आइडिया टू शेप सोसाइटी इन द 20th सेंचुरी। रशिया में जो रिवॉल्यूशन हुआ था उस समय में समाजवाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट बन गया था एंड पावरफुल आइडिया, एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ही शक्तिशाली विचारधारा बन गई थी। रशिया में जब रिवॉल्यूशन हुआ था उस समय समाजवाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही पावरफुल विचारधारा बन गई थी। कैसी विचारधारा? टू शेप सोसाइटी इन द 20th सेंचुरी, की 20th सेंचुरी में समाज को कैसे आकार देना है। Students, I think that is quite clear to all of you. Now we shall discuss the second heading of the chapter and that is liberals, radicals and conservatives. ये वो socialists थे बेटा जो कि सोसाइटी में चेंज तो करना चाहते थे बट दे हैव देयर डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस, लेकिन इनकी अलग अलग मतधाराएं थी। लाइक वन ऑफ द ग्रुप्स विच लुक्ड टू चेंज सोसाइटी वॉज द लिबरल्स। एक समूह तो ऐसा था जो कि समाज में परिवर्तन करना चाहता था और वो समूह क्या था स्टूडेंट्स? वो समूह था लिबरल्स। नाउ यू शुड अंडरस्टैंड कि समाज का वो समूह जो कि सोसाइटी में परिवर्तन तो करना चाहता था और इसलिए वो समूह किस नाम से जाना जाता था? लिबरल्स। लिबरल्स की विचारधारा क्या थी सोसाइटी को लेकर? नाउ वी शैल डिस्कस दैट। लिबरल्स वांटेड अ नेशन, लिबरल्स एक ऐसे नेशन को चाहते थे विच टॉलरेटेड ऑल रिलीजन्स, जो कि सभी धर्म को महत्व देना चाहते थे। दे वांटेड टू गिव इम्पोर्टेंस टू एवरी रिलीजन। वी शुड रिमेंबर, हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए डेट एट दिस टाइम, इस समय तक यूरोपियन स्टेट्स यूजुअली डिस्क्रिमिनेटेड, कि इस समय तक जो यूरोपियन स्टेट्स थे वो अक्सर भेदभाव करते थे इन फेवर ऑफ वन रिलीजन एंड अनदर, यानी एक रिलीजन को फेवर करते थे या फिर पर्टिकुलर किसी एक रिलीजन को फेवर करते थे और किसी को नहीं करते थे। ब्रिटेन फेवर्ड द चर्च ऑफ इंग्लैंड, जैसे कि ब्रिटेन फेवर करते थे चर्च ऑफ इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया एंड स्पेन फेवर करते थे कैथोलिक चर्च को। तो ये सारी जो विचारधाराएं थी वो बेटा आपने लिबरल्स के बारे में पढ़ी। लिबरल्स का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या था? दे टॉलरेटेड ऑल रिलीजन्स। और ये सारी बातें हमें याद रखनी चाहिए कि यूरोपियन स्टेट्स में उस समय में अक्सर भेदभाव होता था धर्म को लेकर, जैसे कि स्टूडेंट्स, जैसे कि ब्रिटेन चर्च ऑफ इंग्लैंड को फेवर करता था, ऑस्ट्रिया एंड स्पेन फेवर्ड द कैथोलिक चर्च, ऑस्ट्रिया और स्पेन कैथोलिक चर्च को फेवर करते थे। नाउ वी शैल स्टार्ट फ्रॉम लिबरल्स। लिबरल्स क्या थे बेटा? अभी तक हमने किन के बारे में पढ़ा? लिबरल्स के बारे में हमने पढ़ा। लिबरल्स ऑल्सो अपोज द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर्स। एक पॉइंट तो हमने पढ़ा, दे टॉलरेटेड ऑल रिलीजन। सेकेंड पॉइंट क्या है? लिबरल्स हमेशा अपोज करते थे डायनेस्टिक रूलर्स की ऐसी पावर को जो कि अनकंट्रोल्ड होती थी, अनियंत्रित होती थी, अपनी मनमर्जी चलती थी डायनेस्टिक रूलर्स की। उस परंपरा को, उस तरीके को लिबरल्स अपोज करते थे एंड दे ऑल्सो गिव इम्पॉर्टेंस टू ऑल रिलीजन। दे वॉन्टेड टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स अगेंस्ट गवर्नमेंट्स। लिबरल्स की एक और ख़ास बात थी कि वो हर व्यक्ति के जो अधिकार थे उनको सुरक्षा प्रदान करना चाहते थे सरकार के खिलाफ जाकर। दे आर्ग्यूड फॉर अ रिप्रेजेंटेटिव, वो प्रतिनिधि तो चाहते थे, इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट भी चाहते थे, ऐसी सरकार चाहते थे जो कि चुनाव के माध्यम से पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट वो चाहते थे, सब्जेक्ट टू लॉज इंटरप्रेटेड बाय अ वेल ट्रेन्ड जुडिशरी। कानून का पालन करना चाहते थे, वो कानून जिसकी व्याख्या एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड जुडिशरी के द्वारा की गई हो, डेट वॉज इंडिपेंडेंट ऑफ रूलर्स एंड ऑफिशियल्स, और वो जुडिशरी बिल्कुल शासकों से और साथ के साथ अधिकारियों से बिल्कुल मुक्त होनी चाहिए थी, जैसे कि हमारे यहाँ है जुडिशरी, ठीक उसी तरीके से। हाउएवर दे वर नॉट डेमोक्रेट्स, लेकिन हम फिर भी ये कहेंगे कि लिबरल्स वर नॉट डेमोक्रेट्स। तो लिबरल्स के हमने बहुत सारे पॉइंट्स स्टूडेंट्स यहाँ डिस्कस किए हैं। दे टॉलरेटेड ऑल रिलीजन, दे अपोज द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर्स, दे वांटेड to safeguard the rights of individual against government, they argued for a representative elected parliamentary government, they wanted
to give importance to laws, those laws that were interpreted by a well-trained judiciary, and that judiciary should be independent of rulers and officials. लेकिन हम फिर भी ये कहेंगे कि वो लोग डेमोक्रेट्स नहीं थे. They did not believe in universal adult franchise. क्योंकि वो किस चीज़ पर विश्वास नहीं करते थे? डेमोक्रेट्स क्यों नहीं थे? क्योंकि वो किस चीज़ पर विश्वास नहीं करते थे स्टूडेंट्स? दे डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पे विश्वास नहीं करते थे. डेट इज़ द राइट ऑफ एवरी सिटीज़न टू वोट, जो कि हर नागरिक का कर्तव्य था या हर नागरिक का अधिकार था वोट देने का. उसमें उनका विश्वास नहीं था. दे फेल्ट मैन ऑफ प्रॉपर्टी मेनली शुड हैव द वोट. वो ये चाहते थे कि जो प्रॉपर्टीड पर्सन है केवल उनको राइट टू वोट होना चाहिए. दे ऑल्सो डिड नॉट वांट द वोट फॉर वीमेन. महिलाओं के लिए भी, वो वीमेन के लिए भी राइट टू वोट नहीं देना चाहते थे. इस वजह से वो डेमोक्रेट्स नहीं थे, लेकिन बहुत सारी विचारधारा उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी थी. सो स्टूडेंट्स, यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द फर्स्ट group of persons. Those were liberals and what were their interpretations related to restructure the society. Now we shall discuss about, yes, in contrast, जस्ट इसके अपोजिट अब एक अनदर ग्रुप है एंड दैट ग्रुप इज रेडिकल्स. जस्ट इसके अपोजिट रेडिकल्स वांटेड अ नेशन इन विच गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन. इसके जस्ट अपोजिट रेडिकल्स वो ग्रुप ऑफ पर्सन्स है, दे ऑल्सो वांट टू चेंज द सोसाइटी बट दे हैव देयर डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस. उनकी अलग से कुछ अपनी सोच थी. रेडिकल्स का मानना था वो एक ऐसे राष्ट्र को चाहते थे जहाँ की सरकार मेजॉरिटी के आधार पर होनी चाहिए किसी भी देश की जनसंख्या की. मैनी सपोर्टेड विमेन्स सफ्रेजेट मूवमेंट्स. इनमें से बहुत सारे लोग तो किनको सपोर्ट करते थे? विमेन के वोट के अधिकार के लिए जो आंदोलन चले थे उसमें फेवर करना चाहते थे. अनलाइक लिबरल्स की तरह तो नहीं. दे अपोज द प्रिविलेज ऑफ ग्रेट लैंड ओनर्स एंड वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स. उन्होंने लिबरल्स ने तो प्रॉपर्टीड पर्सन को वैल्यू दी थी, लेकिन इनका क्या था, इन्होंने अपोज किया ग्रेट लैंड ओनर्स, जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स थे या फैक्ट्री ओनर्स थे जो संपन्न थे, उनको किसी भी तरह की छूट नहीं मिलनी चाहिए. दे वर नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी. वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ नहीं थे, बट डिसलाइक्ड कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू. लेकिन उन्हें ये चीज़ बहुत ख़राब लगती थी कि प्रॉपर्टी जैसी चीज़ कुछ लोगों के हाथ में रह जाती हैं एंड दे आर ऑल्सो गिवन सच काइंड ऑफ प्रिविलेजेस. दैट्स वाई दोज पर्सन्स हु आर नॉट प्रॉपर्टीड दे हैव टू सफ़र अ लॉट इन दैट काइंड ऑफ सिचुएशन. उनका ये मानना था कि जो लोग लेस प्रॉपर्टीड हैं या जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, उन लोगों को ऐसी परिस्थिति में एक तो प्रिविलेज भी नहीं मिलता, ऊपर से उनके पास प्रॉपर्टी भी नहीं होती. दैट्स वाई दे हैव टू सफ़र अ लॉट. तो ये जो ग्रुप था स्टूडेंट्स, दैट ग्रुप इज़ नोन एज द व्हाट. ये कौन सा ग्रुप था स्टूडेंट्स? ये रेडिकल्स का ग्रुप था. तो अभी हमने सबसे पहले लिबरल्स के बारे में पढ़ा, अब हमने रेडिकल्स के बारे में पढ़ा. नाउ वी शुड डिस्कस अबाउट कंजर्वेटिव्स. हु वर कंजर्वेटिव्स? कंजर्वेटिव्स वर अपोज्ड टू रेडिकल्स एंड लिबरल्स. कंजर्वेटिव्स ऐसे थे जो रेडिकल्स और लिबरल्स का भी अपोज करते थे, यानी ना तो रेडिकल्स की विचारधारा पे काम करते थे, ना ही लिबरल्स की विचारधारा से सहमत थे. आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद हाउएवर इवन कंजर्वेटिव्स हैड ओपन्ड देयर माइंड्स टू द नीड फॉर चेंज. कंजर्वेटिव्स ने भी अब अपने दिमाग को इतना ओपन या ब्रॉड माइंडेड कर लिया कि उन्होंने कहा कि हाँ, समाज में परिवर्तन लाने की तो ज़रूरत है. हालांकि कंजर्वेटिव्स क्या होते हैं? कंजर्वेटिव्स के लिए स्टूडेंट्स ओल्ड इज़ गोल्ड होता है. दे डोंट वांट टू चेंज द सोसाइटी, दे डोंट वांट एनी काइंड ऑफ चेंज. लेकिन फिर भी अगर इन्हें लगता है कि कोई चेंज नेसेसरी है, ज़रूरी है, देन दे वांट ग्रेजुअल शिफ्ट, दे वांट ग्रेजुअल चेंज. वो चाहते हैं कि चेंज हो तो धीरे धीरे हो, एकदम से पूरा चेंज नहीं लाना चाहिए. अर्लियर इन द 18th सेंचुरी, इसलिए 18th सेंचुरी के शुरुआत में कंजर्वेटिव्स हैड बीन जनरली अपोज द आइडिया ऑफ चेंज. शुरुआत में तो ये किस विचारधारा को अपोज करते थे? अपोज द आइडिया ऑफ चेंज. परिवर्तन वाली विचारधारा पर से ये सहमत नहीं थे. बाय द 19th सेंचुरी, लेकिन 19th सेंचुरी तक आते आते दे एक्सेप्टेड दैट सम चेंजेस वॉज इनएविटेबल. उन्होंने ये चीज़ स्वीकार कर ली कि कुछ परिवर्तन होने चाहिए, बट बिलीव्ड, लेकिन उनका ये मानना था डेट द पास्ट हैड टू बी रिस्पेक्टेड, कि पास्ट का हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए, एंड चेंज हैड टू बी ब्रॉट अबाउट थ्रू इट ए स्लो प्रोसेस. और जो परिवर्तन आना भी चाहिए वो एक स्लो
प्रोसेस में होना चाहिए, धीरे धीरे वो परिवर्तन लाना चाहिए। Such differing idea about social change clashed during the social and political turmoil that followed the French Revolution। और इस तरह के अलग अलग जो विचारधाराएं थी समाज में परिवर्तन को लेकर, उसकी वजह से क्लैश हुआ, सामाजिक और राजनीतिक उथल पुथल आई। डेट फॉलोड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जिसकी वजह से बाद में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। The various attempts at revolution and national transformation in the 19th century helped define both the limits and potential of these political tendencies। बहुत सारे ऐसे कार्य थे एट रिवॉल्यूशन को लेकर एंड नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन और राष्ट्रीय जो परिवर्तन होना चाहिए 19th सेंचुरी में, जिसने कहीं ना कहीं मदद की इस चीज़ की व्याख्या करने में, बोथ द लिमिट्स सीमाओं को की व्याख्या करने में एंड पोटेंशियल ऑफ दिस पॉलिटिकल टेंडेंसीज, और इस तरह की जो सामाजिक प्रवृत्तियां हैं उनकी कैपेसिटी क्या है, उनकी सीमाएं क्या हैं, ये सारी चीज़ें समझने में, इनकी व्याख्या करने में 19th सेंचुरी में किन के द्वारा मदद मिली। अलग अलग ये जो अटैम्प्ट्स कार्य हुए रिवॉल्यूशन के टाइम और ये जो राष्ट्रीय परिवर्तन हुआ, इन्होंने कहीं ना कहीं पॉलिटिकल राजनीतिक प्रवृत्तियों की क्षमता साथ के साथ उनकी सीमाओं को डिफाइन करने में या समझने में मदद दी।